ओके, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 5 आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि अगर कोई मेरे से सवाल पूछे कि कक्षा 11वीं के अंदर मैं हूँ और सर मुझे कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, कौन सा चैप्टर मेरे सबसे ज़्यादा काम आने वाला है आईआईटी जेई में, नीट में और आने वाले फ्यूचर क्लास 12th में, तो मेरा जवाब यही रहता है उस बच्चे के लिए, चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन। देखिए, इतना सिस्टमेटिक चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अभी तक आपने जो कुछ भी फिजिक्स में पढ़ा, मैं याद दिलाता हूं आपको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 02 आपको याद होगा। चैप्टर नंबर 02 के अंदर आपने क्या पढ़ा? चैप्टर नंबर 02 में आपने ये पढ़ा कि भाई किसी भी भौतिक राशि से क्या मतलब होता है, भौतिक राशि की इकाइयां हम कैसे देखते हैं, जो भौतिक राशि है उस भौतिक राशि में आप उसको किस प्रकार से उसका मात्रक देखते हैं, किस प्रकार पे भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखते हैं, और उससे संबंधित आपने चीजों को पढ़ा। मतलब मिला जुलाकर मात्रक के बारे में आपने पढ़ा और विमाओं के बारे में आपने पढ़ा। तो चैप्टर नंबर 2 में आपने डिस्कस किया मात्रक तथा विमाएं, राइट। चैप्टर नंबर 2 में आपने इसको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से स्टडी किया। फिर बारी आ जाती है भाई चैप्टर नंबर 3 में आपने क्या पढ़ा। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने स्टार्ट किया मेन टॉपिक, जहां से आपका फिजिक्स स्टार्ट होती है। आपने गति के बारे में पढ़ा, आपने मोशन के बारे में पढ़ा। चैप्टर नंबर 3 जो था उसके अंदर जब आप गति पढ़ रहे थे तो आपने एक विमीय गति पढ़ा, अर्थात सीधी रेखा में गति। तो यहां पर जिस गति का आपने अध्ययन किया वो गति थी एक विमीय, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम सरल रेखीय गति भी कहते हैं, जिसके अंदर एक ही लाइन में आपको चलना होता है। या तो आप एक्स लेके चल सकते हैं, या फिर आप वाई लेके चल सकते हैं, या फिर आप जेड लेके चल सकते हैं। आपने दूरी का अध्ययन किया, आपने विस्थापन का अध्ययन किया, आपने त्वरण का अध्ययन किया, आपने गति के समीकरणों को पढ़ा, आपने सापेक्ष गति को पढ़ा। बहुत सिंसियरली आपने इन सब टॉपिक्स का अध्ययन चैप्टर नंबर 3 में किया, राइट। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। फिर आप लोगों ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन किया चैप्टर नंबर 4 का। और चैप्टर नंबर 4 से पहले एक ऐसा टॉपिक आया जो इतना लंबा चला कि लगभग 20 से 25 लेक्चर्स हमने उस टॉपिक को दिए, जिसका नाम था वेक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सदिश। सदिश का बहुत धमाकेदार अध्ययन करने पर हमें समझ में आ गया कि हम किसी भी भौतिक राशि को अगर फिजिक्स में पढ़ रहे हैं और वो वेक्टर है, तो उस वेक्टर से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपके कोर्स में वेक्टर की थ्योरी कैसी है। बहुत डिटेल में पढ़ा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बिना आप फिजिक्स को पढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए अगर किसी कारण से आपने वेक्टर का अध्ययन अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। पूरी सीक्वेंस में सारे वीडियोस बने हुए हैं, राइट। फिर सदिश का अध्ययन किया हम लोगों ने। सदिश का अध्ययन करने के बाद हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 को एक तरह से स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमने अध्ययन किया द्विविमीय गति का। द्विविमीय गति में आपने ये सीखा कि आपको 2D मोशन देखना है, मतलब कोई भी दो निर्देशांक। आपको पता है एक वस्तु के 3 निर्देशांक होते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो इन 3 निर्देशांकों में से कोई भी 2 निर्देशांक अगर बदल रहे हो तो उसको बोलते हैं द्विविमीय गति। इसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत डीप में मैंने आपको पढ़ाया, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करवाए, और उसके बाद मैंने आपको होमवर्क दे दिया कि आपको ये लेक्चर्स जो हैं वो देख करके उस चैप्टर को खत्म कर लेना है। उम्मीद करता हूं कि आपने सारे वीडियो सीक्वेंस में देख करके चैप्टर नंबर 4 को बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा। सर्कुलर मोशन, एक बच्चा कमेंट कर रहा है, सर्कुलर मोशन के सारे लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए थे। आपको कुछ नहीं करना, जो चैप्टर नंबर 4 है प्रक्षेप्य गति, उसके लास्ट वीडियो में जाके देखना है। सर्कुलर मोशन के सारे लिंक आपको प्रोवाइडेड है, आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। आज समय आ चुका है कि हम लोग बात करें गति के नियमों के बारे में। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें जिसका नाम है गति के नियम, आप कह सकते हैं। और इस चैप्टर के साथ एक और चीज कनेक्टेड है, वो है बल तथा गति के नियम। तो हम यहीं से आज की हमारी कक्षा को स्टार्ट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे ध्यान देना चाहिए आपको। और मैं यही कहूँगा कि अगर ये आपने अच्छे से पढ़ लिया तो जीवन में आपको किसी प्रकार की कोई डर
नहीं होगा फिजिक्स के अंदर। बल को बोलते हैं इंग्लिश में फोर्स। इसके ऊपर बहुत अच्छे से बात करेंगे। आज हम गति के तीनों नियम पढ़ेंगे। अब देखिए आपकी किताबों में मुझे समझ नहीं आता, इस बार 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है बेटा, है ना। 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। उस 30% सिलेबस में मजे की बात देखो क्या है। 30% सिलेबस में चैप्टर नंबर 5 में जो चीज हटाई है वो है गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम। ये तीनों नियम इन लोगों ने हटा दिए। सोचने वाली बात है। ये तो वही वाली बात हो गई कि बच्चे को कह रहे हैं कि भाई आपको सेंटेंस फ्रेमिंग तो आपके कोर्स में है, पर एबीसीडी आपके कोर्स में नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जब तक बच्चा एबीसीडी नहीं पढ़ेगा वो सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे कर सकता है। इसीलिए अगर आप कहीं देखते हैं कि गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम कोर्स में नहीं है, फिर भी वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको पढ़े बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। बल के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। बल का मतलब क्या होता है, देखो अगर एक वस्तु है और ये वस्तु रुकी हुई है, ठीक है, ये वस्तु रुकी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि इस रुकी हुई वस्तु को चलाना है, आप चाहते हैं कि वस्तु रुकी हुई है, इसको चलाना है, तो आपको जिस कारक की आवश्यकता होगी वो बल है। मान लेते हैं एक वस्तु है जो चल रही है और आप चलती हुई वस्तु को रोकना चाहते हैं, तो आपको जिस कारक की आवश्यकता होगी वो बल है। मान लेते हैं एक वस्तु चल रही है और आपको उस वस्तु की चलने की दिशा बदलनी है, आपको डायरेक्शन चेंज करना है, तो आपको जिस कारक की आवश्यकता है वो बल है। कहने का मतलब यह है कि एक वस्तु की अपनी एक गति की अवस्था होती है, गति की अवस्था होती है। मैं जो भी डेफिनेशन बताऊंगा वो एकदम स्टैंडर्ड होंगी। अगर आपने उन डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ लिया तो ये चैप्टर आपके लिए मक्खन रहेगा। हर वस्तु की अपनी एक गति की अवस्था होती है, इसको बोलते हैं अपन स्टेट ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं उसको? स्टेट ऑफ मोशन। तो अगर आपको किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदलना है तो उसके लिए आपको बल की आवश्यकता होती है। बल की सहायता से आप रुके हुए वस्तु को चला सकते हैं, चलती हुई वस्तु को रोक सकते हैं और चलती हुई वस्तु की दिशा बदल सकते हैं। समझ रहे हैं? तो बल वह कारक है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। तो बल वह कारक है जो वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। चलिए अपनी कॉपी में नोट कीजिए कि बल वह कारक है जो वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। क्लियर? एक बच्चा लिख रहा है कि बल वह धक्का व खिंचाव है जिसके द्वारा वस्तु की गति अथवा दिशा को बदला जा सकता है। गति की अवस्था में सब कुछ आ गया, गति की अवस्था में सब कुछ आ गया। अगर एक वस्तु की, इसकी गति की अवस्था कैसी है, ये विरामावस्था में, अगर ये चल पड़ती है तो इसकी गति की अवस्था बदल जाएगी। एक वस्तु एक दिशा में चल रही है, अगर उसकी दिशा बदल जाती है तो उसकी गति की अवस्था बदल जाएगी। तो ये जो वर्ड है ना, गति की अवस्था, स्टेट ऑफ मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा वर्ड है। इसके अंदर जैसे चेंज होगा हम बोलेंगे कि वहां पे किसकी एंट्री हो चुकी है, बल की एंट्री हो चुकी है। बहुत सिस्टमेटिक पढ़ेंगे अपन लोग। तो उम्मीद करता हूं कि ये फर्स्ट चीज आपको समझ में आ गई है कि बल क्या है। बल वह कारक है जो वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। हमेशा करेगा ये जरूरी नहीं है, कर सकता है ना, कर सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है बल के प्रकार। देखो वैसे तो बल के बहुत सारे प्रकार होते हैं जिनके बारे में अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है, समय आने पे आपके सामने आ ही जाएगा। जैसे दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल स्थिर वैद्युत बल, परमाणु के नाभिक के अंदर उसके प्रोटोनों के बीच में और प्रोटोनों न्यूट्रॉनों के बीच में लगने वाला बल नाभिकीय बल। ठीक है, एक रस्सी है, उस रस्सी के अंदर खिंचाव है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने, ये छत है और इस छत से एक रस्सी बांध रखी है, उस रस्सी से अपन ने एक m द्रव्यमान लटका रखा है, तो उस रस्सी के अंदर एक खिंचाव है।
तनाव, उस बल को अपन क्या नाम देते हैं, तनाव का नाम देते हैं। वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसको भार कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बल के बहुत सारे प्रकार इस दुनिया में संभव है। हम जो चीज आज समझ रहे हैं वो देख रहे हैं हम संतुलित और असंतुलित बल। देखो वैसे तो बहुत सारे बल होते हैं, बट गति के नियमों को समझने के लिए जो बल मुझे समझाना आवश्यक लग रहा है आज, वो है संतुलित बल तथा असंतुलित बल। अलग अलग पैरामीटर्स पे हम बलों को अगर विभाजित करें तो उसके अलग अलग जो है आपको नाम देखने को मिल सकते हैं। कुछ बल बहुत दुर्बल होते हैं जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल, परंतु उस बल का प्रभाव बहुत ज्यादा दूरी तक होता है। क्या कह रहा हूं, सुनो वापस मेरी बात। जैसे एक बल है गुरुत्वाकर्षण बल, दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले बल को क्या बोलते हैं अपन, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कमजोर बल होता है, मजबूत नहीं है। रीजन क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो ये जो हमारे पांव है ये जमीन के साथ में जुड़ा हुआ है। हमें इस पृथ्वी ने किस बल से आकर्षित कर रखा है, गुरुत्वाकर्षण बल से, राइट। पर यह गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कमजोर है या बहुत वीक है, हम सोचते हैं इसके बारे में। देखिए ये आपके पास एक चेयर है, आराम समझना, ये आपके पास एक चेयर है, ये जमीन पर रखी हुई है, राइट। इस चेयर को किसने अपनी ओर आकर्षित कर रखा है, पृथ्वी ने। किस बल से अपनी ओर आकर्षित कर रखा है, गुरुत्वाकर्षण बल से। फिर भी मैं एक सामान्य मनुष्य इस चेयर को ऐसे उठा सकता हूं, ये देख लो, राइट। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत उस गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध करते हुए मैं इस चेयर को ऐसे उठा सकता हूं। इसका मतलब यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल उतना मजबूत बल नहीं है, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल की रेंज बहुत ज्यादा है। यहां पे हमारी पृथ्वी है, उससे बहुत दूर हमारा सूर्य है, फिर भी उनके बीच में क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये बहुत कमजोर बल है, पर इसकी रेंज, इसकी परास बहुत ज्यादा है। एक और चीज, एक दूसरे बल के बारे में सुना होगा आपने, नाभिकीय बल। अगर नाभिकीय बल पे विचार करें तो नाभिकीय बल बहुत मजबूत बल है। आप सोचो अगर एक हाइड्रोजन के नाभिक में जिसमें एक प्रोटॉन होता है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर इसके नाभिक के अंदर आप कोई विस्फोट कर सके तो उससे एक बॉम्ब बनता है और उस बॉम्ब का नाम है हाइड्रोजन बॉम्ब। और ये कितना भयानक है आप समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि नाभिक के अंदर जो बल लग रहा है वो बहुत जबरदस्त है, पर उसके साथ एक प्रॉब्लम है, वो बहुत छोटे से परास में लग रहा है। आपको पता है नाभिक की जो नाभिक का आकार है वो कितना होता है, 10⁻⁻15, राइट। 10⁻⁻15 मीटर, बहुत छोटा होता है। तो उतने छोटे से जगह पर आपका सबसे मजबूत बल लग रहा है और बहुत लंबी दूरी तक जो बल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, वो परिमाण में, वैल्यू में बहुत कम है। तो इस तरह से भी अपन बलों का विभाजन कर सकते हैं, पर फिलहाल हमें ऐसे नहीं करना है। हमें यहाँ पर संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में बात करनी है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा काम का वही है। आ रहा है मजा, मजा आना चाहिए। देखो मेरा एक ही टारगेट है कि आप लोग जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो चीज़ मक्खन होनी चाहिए और आपको उस कंसेप्ट को लेकर के मजा आना चाहिए, क्योंकि मुझे कंसेप्ट IIT JEE लेवल तक लेकर के जाना है और उस लेवल तक ले जाने के लिए तभी हो पाएगा जब आप सभी बच्चे क्लास के अंदर रिस्पॉन्स करेंगे, आप सभी बच्चे क्लास को एंजॉय करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहानी ऐसे आगे बढ़ेगी कि जैसे मान लीजिए एक वस्तु है आपके पास, इस वस्तु के ऊपर एक बल लग रहा है इधर से 5 न्यूटन का। आपको पता है बल का ऐसे ही मात्रक न्यूटन होता है, थोड़ा टाइम बाद समझ जाओगे। एक बल इधर से लग रहा है 5 न्यूटन। अब आप मुझे बताइए कि क्या इस बल के प्रभाव में आपकी वस्तु किसी प्रकार की कोई गति कर सकती है? खुद सोच के बताएं आप, इस बल के प्रभाव में क्या आपकी वस्तु किसी प्रकार की कोई गति कर सकती है क्या? चेक करें। इधर से 5 न्यूटन लग रहा है, इधर से 5 न्यूटन लग रहा है। एक तरह से हम अगर नेट बल निकालें, इधर 5 न्यूटन, इधर 5 न्यूटन, तो नेट बल निकालें तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। कहने का मतलब यह है कि ये जो बल लग रहा है, हालांकि इस वस्तु के ऊपर 2 बल लग रहे हैं,
एक 5 न्यूटन लेफ्ट से लग रहा है, एक 5 न्यूटन राइट से लग रहा है, पर ये जो बल है वो इस प्रकार लग रहा है कि वो वस्तु की गति की अवस्था में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। राइट, इधर आते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्थिति ऐसी हो, कि इधर एक बल लग रहा हो 10 न्यूटन का और सामने से एक बल लग रहा हो 7 न्यूटन का। क्या इस बल से वस्तु की गति की अवस्था बदल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये जो बल है, ये दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। और यहां पर अगर आप एफ नेट निकालेंगे तो एफ नेट 0 नहीं आएगा, एफ नेट आएगा 3 न्यूटन। मेरे हिसाब से इसको करने के लिए आपको केवल एक छोटा मोटा कॉमन सेंस की जरूरत होगी कि भैया सामने लग रहा है 10 न्यूटन, इधर से आ रहा है 7 न्यूटन, तो ओवरऑल जो है आगे की तरफ 3 न्यूटन बल जो है वो अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार के बल को बोलते हैं असंतुलित बल और इस प्रकार के बल को बोलते हैं संतुलित बल। तो वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन, वस्तु की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज जो बल कर सकता है वो कौन सा है? असंतुलित। इस बल का कोई मतलब नहीं है, इस बल से कुछ भी होना जाना नहीं है। क्लियर है बेटा यहां तक? तो ये एक बात थी, आगे बढ़े। चलो अब हम गति के प्रथम नियम जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं उस फिजिक्स को हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स। हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, यांत्रिकी पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये न्यूटन की बनाई हुई फिजिक्स है, इसको हम इसीलिए क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। एक बात समझिएगा, दो तरह की फिजिक्स है। एक फिजिक्स जिसमें मोस्टली न्यूटन भाई साहब के लॉ लगते हैं, उसका नाम है क्लासिकल फिजिक्स। और एक फिजिक्स ऐसी है जिसमें मोस्टली आइंस्टीन भाई साहब के कंसेप्ट लगते हैं, उसको हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। तो अभी आप जो फिजिक्स पढ़ रहे हो वो कौन सी है? क्लासिकल फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर भी आप एक खास चीज पढ़ने जा रहे हो, समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसलिए मैं आपको वापस बता रहा हूं। आप लोगों ने जो चैप्टर नंबर 3 में और चैप्टर नंबर 4 में जो गति पढ़ी है उसमें आपने ऐसे पढ़ा कि एक वस्तु चल रही है, उसका विस्थापन कितना होगा, उसका वेग कितना होगा, उसका त्वरण कितना होगा, वो कितनी देर में वहां पहुंचेगी, कितनी देर में यहां पहुंचेगी, उसकी चाल कितनी है, उसका वेग कितना है, उसका डायग्राम बना लो, उसका ग्राफ बना लो, वगैरह वगैरह। आप गति को पढ़ रहे थे कब तक? चैप्टर नंबर 3 में और चैप्टर नंबर 4 में। अब इस चैप्टर नंबर 5 में आप गति का अध्ययन नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में आप पढ़ेंगे गति के कारण के बारे में, मतलब आप यहां पर पढ़ेंगे कॉज ऑफ मोशन के बारे में। अब तक तो आप ये पढ़ रहे थे कि मोशन कैसे हो रहा है ना, मोशन कैसे हो रहा है। आप अभी तक ये पढ़ रहे थे कि हाउ, इस पे काम कर रहे थे आप कि मोशन कैसे हो रहा है। अब इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि मोशन क्यों हो रहा है, कॉज ऑफ मोशन का अध्ययन करेंगे। आप कारण का अध्ययन करेंगे कि गति आखिर हो रही है तो क्यों हो रही है, कारण का अध्ययन करेंगे। शुरू करें? चलो, न्यूटन ने बताया था गति के बारे में बहुत अच्छे से, और गति का प्रथम नियम न्यूटन ने दिया था। गति के प्रथम नियम से पहले हम गैलीलियो का एक प्रयोग देख रहे हैं जिसका जिक्र कोई भी नहीं करता, और मुझे लगता है गैलीलियो के प्रयोग के बिना न्यूटन के गति के प्रथम नियम को समझना बेवकूफी है। अगर कोई डायरेक्ट न्यूटन की गति के नियम को पढ़ने की कोशिश करे और उसने गैलीलियो नहीं पढ़ रखा है तो इसका मतलब यह है कि भैया वो बंदा बहुत अधूरा काम कर रहा है, और आपको थोड़ा सा समझ जाना चाहिए। ऐसे केस में मजा आ नहीं सकता कभी भी। इसीलिए पहले गैलीलियो का प्रयोग देखते हैं। बहुत जबरदस्त आदमी थे, मजा आ गया इनका प्रयोग पढ़ के। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस प्रकार से, यहां खेलें, इधर खेलते हैं, इस प्रकार से इन्होंने एक सतह बनाई ऐसे, राइट। यहां से उन्होंने एक बॉल को छोड़ा, मार्बल की बॉल। ये जो सतह उन्होंने ली, ये सतह उन्होंने इतनी प्यारी ली
इतनी बढ़िया ली कि इस सतह पर कोई घर्षण नहीं था, घर्षण रहित सतह। किस प्रकार की सतह ली? घर्षण रहित। हो सकता है इसको चिकनाई लगा करके इन्होंने एकदम स्मूथ कर दिया हो, होता है ना मार्बल जैसे होता है, बहुत खुरदुरा होता है, बट मार्बल की अगर आप घिसाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो बहुत स्मूथ हो जाता है। तो इन्होंने भी क्या किया कि वहां पे ऑयल वगैरह लगा करके उस सतह को एकदम चिकना कर दिया। तो उस हिसाब से उस सतह को उन्होंने कहा कि इस सतह पे कोई घर्षण नहीं है। आपने घर्षण के बारे में क्लास 9-10 में सुना होगा। घर्षण हर जगह मौजूद होता है। जैसे मान लीजिए मैं इस हाथ के ऊपर दूसरा हाथ चला रहा हूं, तो ये हाथ जो है इस हाथ को अपने ऊपर चलने से रोक रहा है, किसके थ्रू? घर्षण के थ्रू। तो वो घर्षण उन्होंने क्या कर दिया? जीरो कर दिया। आप ये मान सकते हैं कि लगभग जो है यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो है, घर्षण जीरो है। बेटा बहुत मजे की बात है, बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है। हर टीचर को ये पढ़ाना चाहिए, बट टीचर नहीं पढ़ाते, पता नहीं क्यों। यहां से उन्होंने ये देखा, जब उन्होंने बॉल को यहां से छोड़ा तो ये बॉल इस रास्ते को तय करती 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 यहां पहुंच गई। क्या चीज ऑब्जर्व करी आपने? बॉल को उन्होंने यहां से छोड़ा, बॉल यहां पे आकर के रुक जाती है। फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक छोटा सा चेंज किया। इसको तो उन्होंने ऐसे का ऐसा ही रखा, उधर वाले को इन्होंने थोड़ा सा एंगल को ऐसे कर दिया। समझ रहे? तो डायग्राम बनाने में गड़बड़ हो सकती है, बाकी यहां पे एंगल सेम है, इधर वाले एंगल को थोड़ा सा उन्होंने कम कर दिया। उसके बाद उन्होंने बॉल को उसी हाइट से छोड़ा, जिस हाइट से पहले छोड़ा था बॉल को उसी हाइट से छोड़ा यहां से। फिर वो क्या देखते हैं, अब आपकी बॉल चलती है चलती है चलती है चलती है चलती है। इस बार आपकी बॉल यहां तक जाती है जाती है जाती है जाती है और यहां पर जाकर के रुकती है इस जगह। राइट? इस बार आपकी बॉल यहां पर जाकर के रुकती है। आप लोग समझना, पहले एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है वो देख लीजिए, फिर क्यों हो रहा है इसके ऊपर विचार करेंगे। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया। इधर का तो मैंने ऐसे ही रखा, उधर वाले को का एंगल मैंने और कम कर दिया। समझ रहे? ये एंगल और कम कर दिया। उसके बाद बॉल को यहां से छोड़ा। जब उन्होंने ऐसा किया तो वो ये देखते हैं कि बॉल चलती 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 यहां पे जाकर के रुकती। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि बॉल कर क्या रही है। एक्चुअल में जितनी हाइट से आपने उसको छोड़ा है, बॉल उतनी ही हाइट तक जाने की कोशिश कर रही है। बॉल को जितनी हाइट तक आपने छोड़ा, बॉल उतनी ही हाइट तक जाने की कोशिश कर रही है, भले ही उसको थोड़ा सा और आगे चलना पड़े। आपने बॉल को जहां से छोड़ा, बॉल उतनी ही हाइट पे जाने की कोशिश कर रही है, भले ही उसको थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़े। कहने का मतलब यह है कि बॉल जिस हाइट से छोड़ी गई है उसी हाइट तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। यही यहां पर समझने वाली बात है कि बॉल को जिस हाइट से आपने छोड़ा है, बॉल उसी हाइट पर जाने की कोशिश कर रही है। तो गैलीलियो ने कहा, सुना, गैलीलियो ने कहा कि यार ऐसे केस में अगर मैं एक काम करूं कि मैं अपनी सरफेस को, आराम सुनना एक सेकंड, गैलीलियो ने कहा कि मैं ऐसा करूं कि चौथे वाले केस में, बहुत दिमाग लगाया बंदे ने। मैं तो इस बंदे के एक्सपेरिमेंट का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं कि इन्होंने इस लेवल का एक्सपेरिमेंट करके उसके बारे में सब लोगों को बताया। सुनिए, गैलीलियो ने कहा कि अगर मैं ये वाली सरफेस बिल्कुल ऐसे सीधी कर दूं, बिल्कुल सीधी कर दूं, और बॉल को मैं यहां से छोड़ दूं इस जगह से, तो अब आप मुझे बताओ कि ये बॉल कहां तक जाएगी। अगर हम डायग्राम नंबर 1 को देखें तो बॉल तब तक चल रही है जब तक कि जितनी हाइट से उसको छोड़ा है उतनी हाइट तक पहुंच नहीं जाए। डायग्राम नंबर 2 को देखें तो भी बॉल उतनी लंबाई तक चल रही है, उतनी दूर तक जा रही है जहां तक उसको सेम हाइट ना मिल जाए।
अगर बॉल को यहां छोड़ा, बॉल फिर उतनी दूर तक जा रही है जहां तक कि उसको सेम हाइट नहीं मिल जाए, भले ही उसको बहुत ज्यादा चलना पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर आपकी बॉल तब तक चलती रहेगी जब तक उसको सेम हाइट नहीं मिल जाती। आपको पता है उसको सेम हाइट मिल ही नहीं सकती किसी भी हालत में, तो उसको सेम हाइट नहीं मिल सकती क्योंकि आपने एकदम फ्लैट कर दिया है, तो उसको सेम हाइट मिल नहीं सकती। और जब तक उसको सेम हाइट मिलेगी नहीं तब तक बॉल रुकेगी नहीं। तो आपकी बॉल जो है वो एक फिक्स वेग से चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती ही जाएगी अनंत। अंकुश शेखावत जी लिख रहे हैं अनंत, अनंत बिल्कुल सही, अनंत तक चलती रहेगी, अनंत तक चलती रहेगी, रुकेगी नहीं बिल्कुल भी, अनंत तक चलती रहेगी। कहने को यार, अगर इस एक्सपेरिमेंट को मैं एक सामान्य टीचर हूं अगर मान लो, तो मैं आपको न्यूटन का गति का प्रथम नियम समझा दूंगा, 1 मिनट लगेगा मेरे को। 2-4 एग्जाम्पल, आजकल क्या न्यूटन गति के प्रथम नियम के इतने एग्जाम्पल हैं कि मैं कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बट कभी आपने सोचा कि गति का प्रथम नियम न्यूटन ने जब दिया तो किस आधार पर दिया? या किसी बंदे ने सोचा होगा न्यूटन की गति के प्रथम नियम के आधार बारे में, तो कैसे सोचा होगा? दिस इज द एक्सपेरिमेंट, ये वो एक्सपेरिमेंट है गैलीलियो का, जिस एक्सपेरिमेंट के बेस पर न्यूटन का गति का नियम समझना या न्यूटन की गति को नियम को देना बहुत ज्यादा आसान हो गया था। आज हम लोग गति के प्रथम नियम को सुनते हैं कि भाई कोई भी वस्तु अगर एक समान वेग से चल रही है तो एक समान वेग से ही चलती रहेगी, यही है ना गति का प्रथम नियम। अगर एक वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहेगी, अगर एक वस्तु निश्चित दिशा में चल रही है तो निश्चित दिशा में चलती रहेगी जब तक कि आप उसके ऊपर कोई बल नहीं लगाते। पर ये आया कहां से? यहां से आया। अब आप फील करो ना, ये जो आपकी बॉल है ये एक समान वेग से चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, कब तक? अनंत समय तक। ये एक्सपेरिमेंट यही तो बोल रहा है। ये बॉल सेम हाइट अचीव करने के लिए इस हद तक गई, ये बॉल सेम हाइट अचीव करने के लिए और दूरी तक गई, ये बॉल सेम हाइट अचीव करने के लिए और दूरी तक गई, ये भी चलती रहेगी जब तक कि उसको सेम हाइट नहीं मिल जाती। तो इस पृथ्वी के ऊपर बैठ करके अगर कोई इंसान ने ये बात सोची है कि इस वस्तु को एक समान वेग से चलने के लिए कोई नहीं रोक सकता, ये एक समान वेग से चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। मतलब अगर कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसको चलाने के लिए किसी इंजन की आवश्यकता नहीं है, वो हमेशा एक समान वेग से चलती ही रहेगी अनंत समय तक। बताओ, सही बात है? आगे बढ़े। अब ऐसा क्या होता है सर कि हमें हमारी पृथ्वी के ऊपर ये चीज दिखाई नहीं देती? ऐसा क्या होता है अगर हमारी पृथ्वी के ऊपर हम ऐसे बॉल को फेंकते हैं तो बॉल तो कुछ दूरी पे जाकर रुक जाती है? रीजन है उसके पीछे। आप ये देखें, आपने क्या मान रखा है? घर्षण रहित सतह। तो आपके पास जो डेली लाइफ के अंदर सड़कें हैं या डेली लाइफ में आपका जो घर का फ्लोर है या जहां भी आप खेल रहे हैं, वो एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर घर्षण बहुत ज्यादा है। तो जब आपकी बॉल चलती है तो इसके ऊपर इधर की तरफ एक बल लगता है जिसको हम बोलते हैं घर्षण बल, और ये जो घर्षण बल लगता है ये घर्षण बल आपकी बॉल को रोक देता है। सही है? अगर ये घर्षण बल नहीं लगे तो फिर आपकी बॉल कभी भी नहीं रुकेगी, आपकी बॉल एक समान वेग से ही चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट पढ़ने के बाद आपको मजा आया? 90 डिग्री ले लेंगे तो क्या होगा भाई? 90 डिग्री लेने का क्या मतलब है? 90 डिग्री ले लोगे तो भी बॉल जितनी हाइट तक गई है उतनी तक तो चढ़ जाएगी उसके ऊपर, हालांकि थोड़ा एंगल देना पड़ेगा आपको वहां पर। क्लियर है? चलो बढ़े आगे। तो अब मैं गति के प्रथम नियम पे आता हूं, गति का न्यूटन का प्रथम नियम। इसको फील करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है? जितना अच्छे से हो सकेगा उतना अच्छे से इसको आज अपन फील करेंगे। बाकी गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट में मजा आया कि नहीं आया कमेंट करके बताओ, क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिससे अपन गति के प्रथम नियम को पृथ्वी के ऊपर भी फील कर सकते हैं कि भाई उन लोगों ने कैसे सोचा होगा, राइट? उन लोगों की थिंकिंग कैसे चल रही होगी। एक बच्चा बोल रहा है सर फ्रिक्शन को जीरो नहीं कर सकते। फ्रिक्शन जीरो नहीं हो सकता तभी तो इसने एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के दम पर कंसेप्ट बना दिया। हालांकि उसको पता है ये बॉल भी कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगी,
पर कंसेप्ट समझ में आ गया। हम अगर एक छोटी सी भी घर्षण रहित सतह बना पाए तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। घर्षण का मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी सतह पे चलते हैं तो सतह हमारे चलने का विरोध करती है, और जब सतह के ऊपर दूसरी सतह चलने की कोशिश करती है या चल रही होती है तो जो विरोध आता है उसका नाम घर्षण है। एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि घर्षण क्या होता है। राइट है बेटा, आगे बढ़े। चलो अब अपन न्यूटन की गति के प्रथम नियम पे आते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत मजेदार नियम है। गति का प्रथम नियम ये बोलता है कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है मतलब इसका वेग कितना है? 0 है, तो वो वस्तु रुकी हुई ही रहेगी जिंदगी भर, जब तक कि उसके ऊपर आप बाहर से कोई बल नहीं लगा देते। ये हमें फील करने में कोई दिक्कत नहीं, हमें आराम से फील होता है। जैसे ये कुर्सी है, मान लो ये कुर्सी मैंने अपने हाथ के ऊपर रख ली, तो ये कुर्सी मेरे हाथ पे पड़ी रहेगी। कब तक? जब तक कि मैं इसके ऊपर कोई बल नहीं लगा देता। तो ये जो कुर्सी है, ये कुर्सी अपनी जगह पर फिक्स रहेगी जब तक कि आप इसके ऊपर बल लगा करके इसको वहां से नहीं हटाते हो। ये स्मार्ट बोर्ड टंगा हुआ है, ये स्मार्ट बोर्ड टंगा हुआ ही रहेगा, अपनी जगह पे स्थिर रहेगा जब तक कि आप इसके ऊपर कोई बल नहीं लगा सकते या नहीं लगा देते। एक और बात, अगर कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है, अगर कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो वो एक समान वेग से ही चलती रहेगी अनंत समय तक, जब तक कि कोई उसके ऊपर बल नहीं लगा देता। इसके लिए आप ये चीज ले सकते हो कि ये वस्तु अब तब तक चलती रहेगी जब तक उसको वो हाइट नहीं मिल जाती। हाइट कभी मिलेगी नहीं तो ये वस्तु कब तक चलती रहेगी? अनंत तक चलती रहेगी। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो ऐसा नहीं होता, बॉल थोड़ी दूरी पर जाके रुक जाती है क्योंकि उसके ऊपर बाहर से बल लग जाता है, और वो बल कौन सा होता है? घर्षण बल। इसलिए कहते हैं कि अगर अंतरिक्ष में आप जाएं और अंतरिक्ष में जाकर के आपने एक बॉल फेंक दी तो अंतरिक्ष में फेंकी हुई बॉल कभी भी नहीं रुकेगी, वो बॉल चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, अनंत समय तक, अनंत दूरी तक चलती रहेगी। क्लियर? क्लियर है? ओके, एक और बात आगे चलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक वस्तु एक निश्चित दिशा में जा रही है, मान लीजिए आपकी वस्तु है वो एक निश्चित दिशा में जा रही है, तो वो उसी निश्चित दिशा के अंदर चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, जब तक कि आप बल लगा करके उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं करते। लिखें इस बात को, फिर अपन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे डेली लाइफ के, समझेंगे उनको, फील करेंगे अच्छे से। स्टार्ट करते हैं, चलो नोट करो। प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था, अब गति की अवस्था में क्या हो सकता है? गति की अवस्था में हो सकता है कि वस्तु रुकी हुई हो, विरामावस्था में हो। गति की अवस्था में क्या हो सकता है? हो सकता है वस्तु एक समान चाल से चल रही हो। तो प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में क्या क्या ऑप्शन है? रुकी हुई हो, विरामावस्था में हो, या फिर एक समान गति की अवस्था में हो, एक समान गति की अवस्था में हो, या फिर ये हो सकता है एक निश्चित दिशा में गतिशील हो। तो वो अपनी एक समान गति की अवस्था को या अपनी गति की अवस्था को बनाए रखती है, बनाए रखती है, मतलब अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहना चाहती है, अगर चल रही है तो चलती हुई रहना चाहती है, और अगर एक निश्चित दिशा में चल रही है तो एक निश्चित दिशा में ही चलते रहना चाहती है, जब तक कि वस्तु पर बाहर से कोई बल नहीं लगा दिया जाए। चलती वस्तु को रोकना है, बल लगाना पड़ेगा।
रुकी हुई वस्तु को चलाना है बल लगाना पड़ेगा, एक निश्चित दिशा में चलती हुई वस्तु को मोड़ना है तो भी बल लगाना पड़ेगा। पर अभी अभी आपने सीखा कि बल के तो दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका संतुलित बल, एक होता है आपका असंतुलित बल। तो कौन सा बल है जो वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, संतुलित या फिर असंतुलित? इससे वस्तु की गति की अवस्था कभी भी नहीं बदलेगी, हमेशा वस्तु की गति की अवस्था किससे बदल सकती है, असंतुलित बल से। इसलिए जो बच्चे गति के प्रथम नियम की परिभाषा लिख रहे हैं ध्यान से नोट करिएगा, जब तक कि वस्तु पर कोई बाह्य, जब तक वस्तु पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्यरत ना हो, वस्तु पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्यरत ना हो, तो जब तक वस्तु पे कोई बाहर से असंतुलित बल कार्यरत नहीं होगा तब तक वस्तु अपनी विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, एक समान गति की अवस्था में है तो एक समान गति की अवस्था में रहेगी, और एक निश्चित दिशा में चल रही है तो निश्चित दिशा में ही गतिशील रहेगी। इस बात को आप अच्छे से याद रखें। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर एक समान गति है तो एक समान गति की अवस्था में ये चीज ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि एक समान गति का मतलब है एक समान वेग से गति, और वेग, एक समान वेग का मतलब है एक समान वेग में दिशा भी एक समान हो गई और परिमाण भी एक समान हो गया। चैप्टर में थर्ड में आपने पढ़ रखा है तो आपको ये थर्ड पॉइंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था, विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था को बनाए रखती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्यरत ना हो। इस पॉइंट को अगर आप नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा, क्योंकि एक समान गति की अवस्था में दिशा और परिमाण दोनों ही नियत होते हैं। सही है। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि वस्तु अपनी, अब इसका दूसरा मतलब क्या है सुनना, इन भाई साहब को चलाना है तो बल लगाना पड़ेगा, इन भाई साहब को रोकना है तो बल लगाना पड़ेगा, इन भाई साहब की दिशा बदलनी है तो बल लगाना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि प्रत्येक, इसको एक और तरीके से कह सकते हैं अपन कि प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। कोई भी वस्तु नहीं चाहती कि वो विरामावस्था में है तो उसको कोई चलाए, और कोई भी वस्तु नहीं चाहती कि अगर वो चल रही है तो उसको कोई विरामावस्था में लेकर के आए या फिर उसकी दिशा को बदले। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको वस्तु की गति की अवस्था बदलने के लिए बल लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रही है। एक वस्तु के पास अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण होता है और उस गुण को हम जड़त्व के नाम से जानते हैं। तो यहां पे एक और परिभाषा आपके लिए है, वो परिभाषा किसकी है, जड़त्व की, कि प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, और वस्तु के इस गुण को हम जड़त्व कहते हैं। और ये हमारे गति के प्रथम नियम को बोलने का एक और तरीका है, एक और अंदाज है। सही है, लिख लें इस बात को भी। एक बच्चा बोल रहा है सर आपने पिछले चैप्टर में एक समान वृत्ति गति नहीं पढ़ाया। मेरे गुरुदेव, एक समान वृत्ति गति के 10 लेक्चर हैं, उन 10 लेक्चर का लिंक दे रखा है। आप थोड़ी सी कष्ट करके लास्ट वीडियो में जाएं, उस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक चेक करें और उन लिंकों से अध्ययन करें। आप देखोगे नहीं तो कहां से मिलेगा, सब पढ़ा रखा है, जाके लिंक तो देखो एक बार। जैसे एक आलसी व्यक्ति चाहता नहीं है कभी उससे काम करवाया जाए, तो हर एक आलसी व्यक्ति काम करने में मौत आएगी उसको, और काम करने वाले व्यक्ति को अगर आप रेस्ट करने को बोलोगे तो भी उसको मौत आएगी, क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति काम करना चाहता है और रेस्ट करने वाला व्यक्ति हमेशा रेस्ट करना चाहता है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम इन डेली लाइफ। चलो नोट करते हैं। तो प्रत्येक वस्तु, लिखो इसको, प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है,
तथा इस गुण को जड़त्व कहते हैं। अब जड़त्व के भी 3 प्रकार होते हैं, उनके बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ लेंगे, बट अभी मेरा काम यह है कि मैं आपको गति के प्रथम नियम के कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स बताऊं, है ना, कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स बताऊं। सुनिए उसके बारे में, गति के प्रथम नियम के कुछ डेली लाइफ के धमाकेदार एग्जाम्पल्स सुनिए। आप एक बस में हैं, कितनी गंदी बस बनाऊंगा देखना भी, 4 टायर वाली बस है। ये हमारा चिंटू बस के अंदर खड़ा हुआ है। दिस इज आवर बॉय चिंटू। ये जो चिंटू भाई साहब है ना, ये चिंटू भाई साहब बहुत खुश हैं, बस में खड़े हुए हैं, बस खड़ी हुई है। जैसे ही आपकी बस अचानक से चलना शुरू कर देती है, पता है आपके चिंटू भाई साहब के साथ क्या होता है? आपके चिंटू भाई साहब ऐसे हो जाते हैं। जब बस अचानक से चल देती है तो चिंटू ऐसे हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, अभी समझेंगे इसको। जब आपकी बस एक समान गति से चल रही है, चिंटू बड़ा खुश है, बस चल रही है खटाक्स। चलती हुई बस अगर एकदम से ब्रेक लगा देती है, होता है ना, एकदम से सामने कोई आ गया, मान लो सामने एक डॉग आ गया, मैं कितना गंदा कुत्ता बनाऊंगा देखो, मेरे हिसाब से इसको गाय कह देना चाहिए, कुत्ते इस शक्ल का तो है नहीं है, गाय। तो सामने एकदम से गाय आ गई, बस ने ब्रेक लगा दिए, बस के ब्रेक लगाते ही हमारे चिंटू की ये हालत होगी। तो जब रुकी हुई गाड़ी एकदम से चल जाती है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं, और अगर एकदम से चलती हुई गाड़ी रुक जाती है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। आप इन दोनों घटनाओं को गति के प्रथम नियम से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान देना, आपकी वस्तु अगर रुकी हुई है तो रुकी रहना चाहती है, अगर आपकी वस्तु चल रही है तो चलती रहना चाहती है। यही गति का प्रथम नियम है। आपके चिंटू के शरीर के 2 हिस्से हैं, एक तो है उसका निचला हिस्सा, यहां से लेके पेट से नीचे का, और एक है उसका ऊपरी हिस्सा। अभी दोनों हिस्से जो हैं वो विरामावस्था में है। चिंटू का ऊपरी हिस्सा भी विरामावस्था में है और चिंटू का निचला हिस्सा भी विरामावस्था में। तो गति के प्रथम नियम के अनुसार चिंटू अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, परंतु जैसे ही आपकी बस चलना शुरू करती है तो चिंटू का जो निचला हिस्सा है वो बस के सतह के संपर्क में है, बस की फर्श के संपर्क में है। तो बस के साथ साथ निचला हिस्सा तो चल पड़ता है, परंतु ऊपरी हिस्सा जो है वो इस परिवर्तन का विरोध करता है। आपको पता है ना, जो रुका हुआ है वो रुका हुआ रहेगा, जो चल रहा है वो चलता रहेगा, परिवर्तन का विरोध करेगा। तो जो आपका चिंटू है उसका ऊपरी हिस्सा इस गति की अवस्था के परिवर्तन का विरोध करता है, तो निचला हिस्सा जो है वो तो बस के साथ आगे चला जाता है और ऊपरी हिस्सा वहीं रह जाता है, और चिंटू जो है वो पीछे की तरफ झुक जाता है। तो इसको लिखते इस प्रकार है कि यदि हम किसी बस में खड़े हैं और बस अचानक से चल पड़ती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। कारण क्या है इसका, आराम सुनो। हमारे शरीर का निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा दोनों अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करते हैं। जैसे ही बल गतिमान होती है, हमारे शरीर का निचला हिस्सा बस की सतह के संपर्क में होने के कारण बस के साथ बलपूर्वक चल पड़ता है, परंतु हमारा ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण इस गति का विरोध करता है और हमारा निचला हिस्सा आगे की ओर चला जाता है, ऊपरी हिस्सा वहीं रह जाता है, जिस कारण से हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। गति का प्रथम नियम आया समझ में? यस और नो? इधर आते हैं।
हमारा चिंटू का ऊपरी हिस्सा भी चलना चाहता है, निचला हिस्सा भी चलना चाहता है, दोनों चल रहे हैं, एक समान वेग चल रहे हैं। मान लो आपकी बस चल रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब सामने गाय के आते ही बस वाले ने एकदम से ब्रेक लगाए, तो गाय के आते ही बस वाले ने एकदम से ब्रेक लगाए, तो हमारा निचला हिस्सा फर्श के संपर्क में है, बस के फ्लोर के संपर्क में है, तो वो तो रुक गया, पर हमारा ऊपरी हिस्सा अभी भी चलना चाहता है, वो रुकना नहीं चाहता, अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, वो नहीं चाहता कि उसको कोई चले, तो वो वहीं का वहीं रहना चाहता है। तो हमारा ऊपरी हिस्सा चलना चाहता है, हमारा निचला हिस्सा रुक चुका है, तो हम लोग ऐसे आगे की ओर झुक जाते हैं। और ये तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, अगर आपने हरियाणा रोडवेज में बैठोगे ना, तो हरियाणा रोडवेज वाले ऐसे ब्रेक लगाते हैं, खटाक से एकदम गाड़ी वहीं रोक देते हैं, आप पीछे से आओगे ऐसे यूं उड़ते हुए और सीधा ड्राइवर सीट के सामने धच। और अगर आप लो फ्लोर में कभी बैठे हो, आपने अगर नहीं पकड़ रखा है और लो फ्लोर वाले ने एकदम चला दिया, तो सीधा यूं पड़ोगे नीचे। मेट्रो में, लो फ्लोर में, हर जगह ये चीज होती है। तो वहां पे जब भी आज के बाद आप ऐसे कभी भी लो फ्लोर में जाएं और बस वगैरह में जाएं, तो याद रखें कि ये सब किस चीज से कनेक्टेड है, ये गति के प्रथम नियम से कनेक्टेड है। इसका कनेक्शन सीधा सीधा किससे है, गति के प्रथम नियम से। अब इसमें एक डायरेक्शन वाला खेल भी है, वो समझिए, सुनिए। आप एक काम करो, एक रस्सी से एक पत्थर बांध दो और उसको ऐसे ऐसे घुमाओ, यूं। आपने रस्सी से एक पत्थर बांध दिया और उसको आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, वो पत्थर ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर अपन चेक करें, तो पत्थर के जाने की दिशा कैसी है, स्पर्श रेखा। आपने वृत्तीय गति में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा रखा है वृत्तीय गति, कि जब भी कोई वस्तु वृत्तीय गति में होती है, तो वृत्तीय गति के अंदर उसकी जो दिशा है चलने की, वो स्पर्श रेखी होती है। तो जब आप इस तरह से घुमा रहे हो और मान लो घुमाते घुमाते आपने यहां पर आकर के छोड़ दिया उसको, पत्थर को, तो पत्थर कौन से रास्ते को फॉलो करता हुआ जाएगा, इसी रास्ते को फॉलो करता हुआ जाएगा, ऐसे जाएगा। अगर मान लो आपने चलते चलते यहां पे छोड़ दिया, तो वो इस रास्ते को फॉलो करता हुआ जाएगा, ऐसे। मान लो यहां छोड़ दिया, तो वो इस रास्ते को फॉलो करता हुआ जाएगा। कहने का मतलब, जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है, उसी दिशा में वो गति करते रहना चाहता है, करते रहना चाहता है, करते रहना चाहता है। अब आप बोलोगे सर इसका एक ऐसा एग्जांपल दो ना जो हमारे को डेली लाइफ से रिलेट करता हो। चलो ठीक है, बस में चलते हैं वापस से। आपकी बस, सुनना ध्यान से, बहुत मजा आएगा। ये आपकी चेयर है, ठीक है, इस चेयर के ऊपर आप ऐसे बैठे हुए। अब दिखाई कुछ दे नहीं रहा होगा, इसलिए मैं ये अज्यूम करूंगा कि मैं चेयर के ऊपर बैठा हुआ, ठीक है। सुनो, हम ऐसे चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूं, ठीक है। आपकी बस ऐसे चल रही है आगे, सीधी एकदम फुल स्पीड में, और बस ऐसे सीधी चलती 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 ऐसे मुड़ जाती है, यूं टर्न। बस आपकी ऐसे सीधी चल रही चल रही चल रही है, यूं मुड़ जाती है। क्या होता है आपके साथ, अगर आपकी बस ऐसे सीधी चलती चलती यूं मुड़ जाए, तो आपका ये जो पोर्शन है वो कांच के साथ में टकराता है, चाहे आप कार में बैठे हो, चाहे आप बस में बैठे हो। पहले तो फील कर लो, फिर इस रीजन को समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। कम ऑन, बताओ। कि जब आप एक बस में बैठे हुए हैं या किसी कार में बैठे हुए हो और आप चल रहे हो, बिल्कुल कार एकदम सीधी आ रही है आपकी, और चलते 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 तो आप ऐसे मुड़ गए, तो जब आप चलते हुए ऐसे मुड़ोगे, तो आपका ये हाथ जो है वो विंडो से टकराएगा, कार से टकराएगा। रीजन क्या है उसके पीछे, आपका शरीर जब आप बैठे हुए हो तो एक निश्चित दिशा में चल रहा है, ऐसे निश्चित दिशा में चलना भी गति की अवस्था में आता है। एक समान वेग से एक निश्चित दिशा में आप चल रहे हैं, जब आप ऐसे घूम गए तो आपकी दिशा बदल गई और गति की अवस्था में परिवर्तन हो गया। गति की अवस्था में परिवर्तन का वस्तु क्या करती है, विरोध करती है। तो आपका शरीर नहीं चाहता कि वो आपके साथ साथ ऐसे मुड़े, वो चाहता है कि अभी भी मैं सामने की तरफ ही जाऊं। तो होता यह है, आप सीट के ऊपर बैठे हुए हो, आपका निचला हिस्सा सीट के साथ में है, तो जब आपकी कार ऐसे मुड़ती है तो आपका निचला हिस्सा सीट के साथ साथ है, इसलिए वो भी ऐसे मुड़ जाता है। परंतु आपका ऊपरी हिस्सा मुड़ना नहीं चाहता, वो अभी भी ये चाहता है कि सीधा जाए, और इसीलिए
जब आप ऐसे चल रहे हो, ऐसे बैठे हो, ऐसे चल रहे हो और ट्रेन एकदम से गाड़ी ऐसे मुड़ती है तो आपका निचला वाला हिस्सा तो मुड़ जाता है, बट ये वाला हिस्सा अभी भी आगे जाना चाहता है और इसीलिए वो विंडो के साथ टकरा जाता है। और इसी रीजन से हम लोग बोलते हैं कि ये गति का प्रथम नियम है, ये गति का प्रथम नियम है। और इससे बचने के लिए ड्राइवर के साथ भी ऐसा होता है, कभी अपने बस के ड्राइवर को देखना, जब बस का ड्राइवर ऐसा बड़ा बड़ा स्टीयरिंग घुमाता है ना तो वो भी हल्का सा ऐसे होता है, पर पता है उसने सीट बेल्ट लगाया हुआ होता है तो वो सीट बेल्ट जो है उसको उधर जाने से रोक देता है, इसलिए उसको इतना फील नहीं होता। आप भी अगर सीट बेल्ट लगा के बैठोगे तो आपको ये चीज इतनी फील नहीं होगी। तो एक बच्चा पूछ रहा है कि ड्राइवर का क्या सीन है, तो मैंने बता दिया। सर्कुलर मोशन करवा रखा है, सर्कुलर मोशन का लिंक आप लोगों को नहीं मिला होगा, जाकर के चेक कीजिए लास्ट वीडियो में, आपको वहां पे सर्कुलर मोशन का कंप्लीट लिंक मिल जाएगा। उन सारे लिंक से आपको सर्कुलर मोशन अच्छे से पढ़ लेना है। क्लियर? बताओ। बताइए, कोई दिक्कत किसी बच्चे को गति के प्रथम नियम में? मुस्कान ने बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि उसके पैर बस के साथ विरामावस्था में थी, ऊपरी भाग भी विरामावस्था में, जैसे वह चलना शुरू करती है पैर अचानक गति में आते हैं। हाँ, ये पुरानी बात है। ठीक है, डन हो गया, चलो क्लियर है। तो ये गति का प्रथम नियम और हम लोगों ने थोड़ा बहुत स्टडी किया। मुझे लगता है कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो जो था चैप्टर नंबर 4 का उसको ठीक से नहीं देखा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैप्टर नंबर 4 का प्रक्षेप्य गति का जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर मैंने 7 वीडियोस या 8 वीडियोस के लिंक दे रखे हैं जिनमें पूरी तरह से एक समान वृत्तीय गति पढ़ा रखी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको देख के रखना है, क्योंकि एक समान वृत्तीय गति के 7-8 वीडियो के लिंक मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, वहां से आपको उनको कवर करके रखना है। क्लियर? बढ़े आगे, चलो। तो ये कहानी आपने सीखी। अब गति के प्रथम नियम का आपका एक छोटा सा होमवर्क है जो मैं आपको आज की क्लास में दे रहा हूँ, कि आपको आपने आज जो कुछ भी पढ़ा वो सारी बातें कमेंट सेक्शन में आपको लिखनी है। एक आपका होमवर्क है कि गति का जो प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, आपको उसका कोई भी एक एग्जाम्पल, आप चाहें तो इन तीनों में से कोई एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जो मैंने आपको बताया। इन एग्जाम्पल को लेकर के आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर कोई और एग्जाम्पल जो आपको पता हो जो गति के प्रथम नियम से संबंधित है वो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। एक बात आपको और बतानी है कि इस चैप्टर की शुरुआत आपको कैसी लगी, मजा आया इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको? अभी बहुत बेसिक से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर इस चैप्टर की लास्ट ईयर की प्लेलिस्ट का भी लिंक है, वहां से भी आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा। तो जब भी आप क्लास में आए प्रीवियस ईयर के वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड करके, या अगर आपके पास टाइम है तो नॉर्मल स्पीड में देख करके आए, ताकि ये लेक्चर्स आपको बेहतर समझ में आए और आपका रिजल्ट अच्छा बने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में, और 6 बजे जो है आपकी केमिस्ट्री की क्लास है जहाँ पे ऑर्गेनिक चल रही है। ऑर्गेनिक में IUPAC नामकरण चल रहा है, वो आपको क्लास में किसी भी हालत में नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ जो भी नामकरण चल रहे हैं वो मोस्ट 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 IMP है। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय जय, टेक केयर, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। और अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से एप्लीकेशन इंस्टॉल करो और बैच को जल्दी से ज्वाइन करो। बाय बाय, जय हिंद। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से कर दीजिएगा।